नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार कोलकाता में ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन तथा मैं मोमेंटम ऑर्थो केयर का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। मोमेंटम ऑर्थो केयर हमारे टीम की नाम है, जिसमें हम सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं। तो हम लोग मिल करके यही कोशिश करते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम कलकत्ता में आपके लिए उपलब्ध करा सकें और पूर्वी भारत के लोगों को सबसे बेहतरीन तकनीक, बेहतरीन सर्जरी सबसे वाजिब दामों में, कम दामों में हमें यहाँ पे कलकत्ता में उपलब्ध हो सके। कलकत्ता जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और चाहूँगा कि आप जरूर, जिन्हें ये प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर यहाँ पर आएँ। तो इसके पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। आज जिस चीज़ की हम परिचर्चा कर रहे हैं वो है हिप जॉइंट और उसकी समस्या हिप आर्थराइटिस और हिप रिप्लेसमेंट। तो पहले हमें ये समझना होगा कि हिप जॉइंट कहाँ है और हिप जॉइंट का दर्द किधर होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये पेल्विस है, ये पेल्विस बोन है और ये यहाँ पे बॉल एंड कप जॉइंट है, जहाँ पर पैर हमारे थाई बोन हमारे पेल्विस से मिलते हैं। तो ये बॉल एंड कप जॉइंट को हम हिप बोलते हैं। ये हिप जॉइंट है। अतः इसे अगर फोटो में देखें तो ये पेल्विस बोन है, ये पेल्विस बोन है और जहाँ थाई बोन, पेल्विस बोन के साथ जहाँ थाई बोन, ये बॉल एंड कप मैकेनिज्म है, बॉल एंड कप जॉइंट है जिसे हम हिप बोलते हैं। अतः पेल्विस बोन के साथ ये बॉल एंड कप, ये थाई बोन है जिसे हम फीमर बोलते हैं। इस एरिया को नेक फीमर और ये हेड ऑफ फीमर बोलते हैं। ये बॉल है और ये कप है पेल्विस में, इसे हम एस्टेबुलम बोलते हैं। तो ये जहाँ पे मिलते हैं इसे हम हिप बोलते हैं, हिप जॉइंट बोलते हैं। इसमें ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, इसके बदौलत हम चलते हैं, इसके बदौलत हम बैठते हैं। तो हिप जॉइंट में अगर कोई समस्या हो तो हमें चलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, बैठने में भी प्रॉब्लम होगा, सोने में भी प्रॉब्लम होगा। तो हिप जॉइंट हमारे शरीर की सबसे बड़े जॉइंट्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट है। हिप जॉइंट में प्रॉब्लम्स ज़्यादातर हम देखते हैं तो कई एज ग्रुप्स में आते हैं। जैसे कम उम्र में जो हिप जॉइंट से जो प्रॉब्लम है वो विविध तरह के आर्थराइटिस होते हैं, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस और सबसे बड़ा जो आजकल हमें देखने मिल रहा है एवीएन, एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप में क्या होता है कि ये जो फीमोरल हेड है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है, ये जो बॉल की ब्लड सप्लाई है, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाने की वजह से ये ग्रेजुअली मृत हो जाता है, ये कोलैप्स करने लगता है और यहाँ पर आर्थराइटिस हो जाता है, जिसे हम एवियन या एवियन आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये अभी हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, स्पेशली कोविड के दौरान, जिन्हें लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड देकर के जिनकी ज़िंदगी बची थी और कई एक बार ये स्टेरॉयड यूज से या कई एक बार किसी दूसरे दवाइयों से भी हो सकता है, पर बहुत बार इनका कोई कारण नहीं पता चलता है, जिसे हम इडियोपैथिक एवियन बोलते हैं। तो ये सब कम उम्र में होता है, मतलब 30-40 साल की उम्र में भी होता है और कई एक बार उससे भी कम उम्र में कुछ आर्थराइटिस हैं, जैसे जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस, पूर्वी भारत में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस काफ़ी कॉमन है। तो ये आर्थराइटिस जो है हमारे कम एज ग्रुप में होते हैं। लकीली प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप, मतलब जैसे उम्र के साथ हिप का घिसना, वो हमारे देश में बहुत कम है। जैसे कि घुटने में होता है, उम्र के साथ घुटने घिसते हैं, वो हिप का घिसना लकीली हमारे देश में बहुत कम है। और दूसरा एक सीरीज है, जब हमें हायर एज ग्रुप में, मतलब जब उम्र बढ़ जाती है, जब हड्डियां नरम हो जाती हैं, तब घर में गिर करके फ्रैक्चर नेक फीमर हो जाता है। तो ये एक अलग एज ग्रुप है जहां पर हमें हिप्स जॉइंट में समस्या दिखती है। तो अर्ली स्टेजेस में हम उसे मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। हिप जॉइंट में के आर्थराइटिस के सबसे पहला लक्षण है लंगड़ा के चलना, मतलब चलने में दर्द होना, फिर धीरे धीरे पैर का छोटा होना और बैठने में दिक्कत होना, सोने में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत होना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। दर्द इनिशियली चलने में होता है, पर बाद में ये लेटे रहने पर सो करके भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये हिप जॉइंट के आर्थराइटिस की मेन समस्या है। चाहे आजकल हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एवास्कुलर नेक्रोसिस, मतलब हिप जॉइंट। अब हिप जॉइंट चाहे जैसे भी नष्ट हो, ये बॉल एंड कप चाहे जैसे भी नष्ट हो, चाहे वो एवियन हो, चाहे वो फ्रैक्चर हो, चाहे वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे वो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जैसे भी नष्ट हो, तो फिर हमें ये बॉल एंड कप को चेंज करना पड़ता है, जिसे हम हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब ये बॉल एंड कप, हमें नया बॉल एंड कप बिठाना पड़ता है। ये नया बॉल एंड कप यहाँ पे हमें बिठाना पड़ता है, इसी का नाम हिप रिप्लेसमेंट है। फिर ये सारे मूवमेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट के जो कंपोनेंट्स है, अगर हम देखें, हिप रिप्लेसमेंट के जो कंपोनेंट्स है अगर हम देखें, तो ये कप है,
ये कप है जो जो यहाँ पर कप है, नेचुरल कप, वहाँ पे ये बैठता है, ये कप है। और ये बॉल जो है यहाँ पर एक आर्टिफिशियल बॉल आता है, तो ये कप है, ये बॉल है। इसमें कंपोनेंट्स बाहर में, ये कप के बाहर में जनरली ये मेटल होता है, अंदर में अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीथिलीन होता है। यहाँ पर हेड ज़्यादातर सेरामिक होता है या फिर कोबाल्ट क्रोमियम हाईली पॉलिश्ड होता है, और नीचे में ये फिक्स होता है हड्डी के साथ। अतः अगर हम देखें तो ये हिप रिप्लेसमेंट के कंपोनेंट्स हैं। ये जो नॉर्मल हिप जॉइंट था उसे हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ये कप है, ये कप है, ये कप के अंदर का लाइनर है, ये बॉल है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं हिप रिप्लेसमेंट के। हिप रिप्लेसमेंट के मल्टीपल अप्रोचेस हैं, जैसे कि हम उस लैटरल, एंटीरियर डायरेक्ट अप्रोच, पोस्टीरियर अप्रोच, ये सारे अप्रोचेस से करते हैं। तो हम ज़्यादातर मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच से करते हैं, मतलब ये मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच है, कम से कम कट के ये ऑपरेशन होता है। मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच, मसल स्पेयरिंग अप्रोच, उससे क्या है कि हम सेम नेक्स्ट दिन से चला सकते हैं, नेक्स्ट दिन से सीढ़ी चढ़ा सकते हैं। हम नॉर्मल 2 हफ्ते में इंसान जिनका ऑपरेशन है वो ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं हिप रिप्लेसमेंट के। ये कप है जो यहाँ बैठता है, ये हेड है और ये स्टेम है। इस चीज़ को अगर हम मॉडल में देखें, जैसा कि हमने पहले देखा, ये कप है, ये कप है, ये स्टेम है जो हड्डी में बैठता है, और ये लाइनर है, ये बियरिंग सरफेस है, ये बियरिंग सरफेस है, ये लाइनर है और ये हेड है। ये जो कप, ये जो स्टेम बैठता है, वो चाहे ये कप बैठे, स्टेम बैठे, ये 2 तरीके के होते हैं। एक है बोन सीमेंट के साथ बिठाया जाता है, और दूसरा है बिना बोन सीमेंट के, वो स्क्रैच फिट होता है, जिसे हम नॉन सीमेंटेड या अनसीमेंटेड बोलते हैं। तो जहाँ तक कि ये हड्डी फीमर बोन का सवाल है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो ये बोन सीमेंट के साथ बिठाया जाता है या फिर नॉन सीमेंटेड स्क्रैच फिट होता है। तो हम कई बार डिसीजन, ये जो डिसीजन है, और दूसरा जो कैटेगरी है जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, मतलब ये कप जो है नॉन सीमेंटेड होता है और स्टेम सीमेंटेड होता है। कप ज्यादातर केसेस में आजकल नॉन सीमेंटेड हम यूज करते हैं, ज्यादातर केसेस में, मतलब 95% केसेस में कप जो है ये नॉन सीमेंटेड यूज होता है। और स्टेम सीमेंटेड, नॉन सीमेंटेड, ये डिसीजन पूरी तरह से सर्जन का है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कप जो है वो डेफिनेटली नॉन सीमेंटेड कप इज बेटर, नॉन सीमेंटेड कप बेहतर है। जहां तक कि स्टेम का सवाल है, इसमें ज्यादातर बहुत सारे केसेस में सीमेंटेड बेटर होते हैं और कभी कभी अनसीमेंटेड बेटर होता है। ये हम डिसाइड करते हैं कि हड्डी में कितनी ताकत है, हड्डी में कितनी जान है। अगर हड्डी मजबूत है तो फिर नॉन सीमेंटेड यूज कर सकते हैं, और अगर हड्डी कमजोर है तो फिर सीमेंटेड यूज कर सकते हैं। कई एक बार सीमेंटेड यूज करने का यह भी कारण हो सकता है कि अगर हमें बाद में कभी चेंज करना पड़े, मान लीजिए इस हिप रिप्लेसमेंट का मियाद है 30-40 साल, 50 साल तक भी मियाद है, अगर बहुत कम उम्र में करना पड़े तो फिर अगर हमें चेंज करना पड़े तब भी हम लोग कभी कभी एक बार सीमेंटेड करते हैं। सीमेंटेड को चेंज करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू नॉन सीमेंटेड। तो ये डिसीजन पूरी तरह से सर्जन का है, सीमेंटेड हो या नॉन सीमेंटेड हो। सीमेंटेड जो स्टेम्स होते हैं उनका डिजाइन हाईली पॉलिश्ड होता है, तो ये जनरली स्टेनलेस स्टील के होते हैं। और नॉन सीमेंटेड जो है वो पोरस कोटेड होता है, पोरस फिट होता है, स्क्रैच फिट होता है नॉन सीमेंटेड स्टेम, ताकि उसमें बोन इनग्रोथ हो सके। तो वो ज्यादातर टाइटेनियम के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज स्टेनलेस स्टील का है तो खराब है और टाइटेनियम का है तो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेनलेस स्टील, इसलिए अगर सीमेंटेड स्टेम होता है तो वो ज्यादातर स्टेनलेस स्टील या कोबाल्ट क्रोम होते हैं, क्योंकि ओनली इट हैज टू बी हाईली पॉलिश्ड and only cobalt chromium और stainless steel can be highly polished. टाइटेनियम की हाईली पॉलिशिंग करना संभव नहीं होता है, इसीलिए नॉन सीमेंटेड स्टेम टाइटेनियम के होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि टाइटेनियम ही बेहतर है और स्टेनलेस स्टील या कोबाल्ट क्रोम खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेन जो डिसीजन होता है वो सीमेंटेड है या अनसीमेंटेड है, नॉन सीमेंटेड है। अगर नॉन सीमेंटेड होगा तो फिर वो हाईली पॉलिश्ड होना होगा, वो स्टेनलेस स्टील या कोबाल्ट क्रोम का ही होगा, और अगर वो नॉन सीमेंटेड होगा तो फिर वो टाइटेनियम का होगा। तो नॉन सीमेंटेड स्टेम्स में ये कोटिंग होता है, जैसे बोन इनग्रोथ होता है, रफ फिनिश होता है, कोटिंग होता है, जैसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग या पोरस कोटिंग बोलते हैं। ये भी फिर 2 तरह के होते हैं, प्रॉक्सिमली कोटेड, फुल्ली कोटेड, ये सारे डिजाइन होते हैं। और हिप रिप्लेसमेंट के बाद अगर हम एक्सरे करें, जैसा कि हमें ये दिखता है, ये केस है जहाँ पर दोनों तरफ हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है, और ये हिप रिप्लेसमेंट के बाद का एक्सरे है। तो ये ऐसे दिखता है, जहाँ पर ये बॉल का पूरा चेंज हो जाता है। ये बॉल मैकेनिज्म में एक होता है एस्टेबुलर लाइनर, जो शेल बोलते हैं। ये एस्टेबुलर लाइनर जनरली नॉन सीमेंटेड होता है, और ये टाइटेनियम एंड टैंटैलम का होता है, और नीचे में लाइनर होते हैं, और हेड आजकल कोबाल्ट क्रोम या सेरामिक का होता है।
तो ये डुअल मोबिलिटी है। आजकल जो हम लोग यूज करते हैं ये डुअल मोबिलिटी है। मतलब जैसे कि ये जो है ये लार्ज हेड है सेरामिक ऑन पॉली, और एक डिजाइन होता है जिसमें कि ये घूमता है और इसके साथ फिर ये भी घूमता है। मतलब ये घूमता है, ये भी घूमता है, और इसके साथ फिर ये भी घूमता है, ये भी घूमता है। तो ये इसे कहते हैं डुअल मोबिलिटी। मतलब एक तरफ यहाँ मूवमेंट हो रहा है और एक तरफ यहाँ मूवमेंट हो रहा है, इसे कहते हैं डुअल मोबिलिटी। तो डुअल मोबिलिटी में फायदा ये होता है कि हेड का साइज और बड़ा हो जाता है। मतलब हेड का साइज पहले हम जब मतलब आज से 10-15-20 साल पहले वो 28 mm 26 मिलीमीटर के हेड होते थे। धीरे धीरे हेड का साइज बढ़ते गया 32 मिलीमीटर 36 मिलीमीटर। तो जैसे हेड का साइज बड़ा होने से क्या है कि उसमें मूवमेंट ज्यादा मिलता है, रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा मिलता है। तो डुअल मोबिलिटी भी एक ऑप्शन है। पर अगेन मतलब व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमें समझना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं होती है कि ये डिजाइन बेहतर है और ये डिजाइन खराब है। हर केस के स्पेसिफिक, उस केस के स्पेसिफिक जो बेस्ट होता है वही हम करते हैं। जहाँ डुअल मोबिलिटी की जरूरत होती है वहाँ डुअल मोबिलिटी करते हैं, और जहाँ लार्ज हेड्स का जरूरत होता है वहाँ पे लार्ज हेड करते हैं। तो ये डुअल मोबिलिटी है जहाँ पर एक हेड है और नीचे में भी एक लाइनर है। ये डुअल मोबिलिटी है। जैसा कि हमने देखा कि जैसे हेड का साइज बढ़ता है, जैसे ये हेड का साइज बढ़ता है और डुअल मोबिलिटी में ये मूवमेंट ज्यादा होता है। मतलब आप ज्यादा उसको पैर को जिस तरह से चाहें वैसे मोड़ सकते हैं, जिस तरह से चाहें वैसे रख सकते हैं। वैसे भी आजकल के जो हिप रिप्लेसमेंट है इसमें लार्ज हेड यूज होने के बदौलत आप जिस तरह से चाहें पैर रख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे पालती मार के बैठ सकते हैं, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं, जमीन पर भी बैठ सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें अब अलाउड है हिप रिप्लेसमेंट के बाद। और जनरली जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी दिन हम लोग चला देते हैं। और कई एक बार ऐसा होता है कि हमें दोनों तरफ हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। हम दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। तो दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक साथ करने के लिए नॉर्मली अगर पेशेंट की उम्र 50 साल से नीचे हो और हीमोग्लोबिन ठीक हो, बाकी का हार्ट फंक्शन, किडनी फंक्शन ये सब अगर ठीक हो, तो कई एक बार हम दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक साथ करते हैं, सिंगल सिटिंग में करते हैं। इसे बोलते हैं बायलैटरल साइमल्टेनियस हिप रिप्लेसमेंट। तो ये इससे एक बार में रिकवरी हो जाता है, एक फायदा है। नेक्स्ट दिन से हम चला देंगे, चाहे एक करें या दोनों करें, नेक्स्ट दिन से हम चला देंगे। और उम्र ज्यादा होने से फिर बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट कई बार नहीं करते हैं हम लोग, एक एक करके करते हैं। ये सारे डिसीजंस पेशेंट के फिटनेस पर करते हैं। तो ये जैसे कि सेम डे हिप रिप्लेसमेंट के बाद हमने चला दिया, नेक्स्ट पहले दिन से ही हम लोग चला देते हैं। पहले 8-10 दिन एक वॉकर के सहारे चलाते हैं। बाय द टाइम अब डिस्चार्ज, वो पेशेंट सीढ़ी चढ़ना उतरना, वॉशरूम जाना, कमोड में बैठना, अपना सारा काम करना डिस्चार्ज के पहले ही शुरू हो जाता है। और आजकल हम लोग स्टिचलेस भी करते हैं, जहाँ पर कोई सिलाई नहीं होती है। आप 2-3 दिन के अंदर में ही नॉर्मल नहाना शुरू कर सकते हैं। यू कैन टेक नॉर्मल बाथ, नॉर्मल नहाना धोना, सारी चीजें साबुन से धोना, ये सारी चीजें आप 2-3 दिन के अंदर में ही शुरू कर सकते हैं। बेहतर प्रेसिजन के लिए आजकल हम लोग रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट में इम्प्लांट के साइजिंग, प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें और बेहतर होती हैं। तो ये रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट, ये हमारा रोबोटिक आर्म है जिससे हम ये हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। और ये सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट के लिए। और ज़्यादातर केसेस में अभी हम रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। ये हमारा रोबोटिक आर्म है, इससे और बेटर प्रेसिजन होता है। तो हिप रिप्लेसमेंट से हिप का दर्द पूरा चला जाता है, मूवमेंट नॉर्मल हो जाता है, पाँव में समानता आ जाता है। नॉर्मली हिप आर्थराइटिस में पैर छोटे बड़े होते हैं तो वो पूरा समान हो जाता है, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी ठीक हो जाता है। और हम अभी दुनिया के सबसे बेहतरीन तरीके से हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। नॉन सीमेंटेड, सीमेंटेड, हाइब्रिड, लार्ज हेड, सेरामिक ऑन पॉली, डुअल मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम आपको पूर्वी भारत में ही कलकत्ता में अवेलेबल कराते हैं। और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम आपको यहीं पर अवेलेबल कराते हैं। आपके परिवार में किसी को या आपके दोस्तों में किसी को अगर हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो आप जरूर कलकत्ता आएँ और मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।